Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Preceptor. For all videos update, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon. And do like, comment and share. अब तक सब कुछ अच्छा जा रहा था कि तभी मैंने बादलों को देखा। विशाल बादल, तूफानी बादल। वो बादल मुझे किसी काले पहाड़ों की तरह नजर आ रहे थे, जो बस मेरे सामने अपने बाहें खोले खड़े थे। मैंने इरादा किया कि मैं खतरा उठाऊंगा। ये सोचना था कि मैंने अपना पुराना डकोटा सीधा उस तूफान की तरफ कर दिया, और कुछ ही वक्त गुजरने की देरी थी कि मैंने खुद को उन काले पहाड़ नुमा बादलों के बीच पाया। वहां हर तरफ अंधेरा था कि तभी काले बादलों के बीच मेरे करीब एक दूसरी एरोप्लेन नजर आई। अजीब बात यह थी कि इस प्लेन के पंखों पे कोई भी निशान नहीं थी, परंतु मैं इस प्लेन को अपने बगल में उड़ता देख रहा था। इस काले बादलों के बीच मुझे उस दूसरे प्लेन के पायलट का चेहरा नजर आ रहा था। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, और इस स्टोरी को लिखा है फ्रेडरिक फॉरेसाइथ ने। इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ये एक नॉवेलिस्ट होने के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी थे। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उस रोज चांद पूर्व दिशा में उग रहा था। मेरे ऊपर आसमान साफ सुथरे और सितारे चमक रहे थे। आसमान में कोई भी बादल उस रोज नहीं थे। मैं इस खुले आसमान में अकेला था और ये बात मुझे खुश कर रही थी। मैं फ्रांस से अपने घर वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, अपनी पुरानी डकोटा एरोप्लेन में। मैं सपने देख रहा था छुट्टियों के अपने परिवार के साथ। तभी मैंने अपनी कलाई पे बंधी हुई घड़ी पे एक नजर डाली। सुबह के 1:30 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल से बात कर लेनी चाहिए। जब मैंने प्लेन के अगले हिस्से से नीचे की तरफ नजर डाली, मुझे बड़े शहर की लाइटें दिखाई दी। अब मैंने रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा 088 हियर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या मैं अपने इंग्लैंड के मार्ग पे हूं? ओवर। उसी वक्त रेडियो से आवाज आई, DS 088, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूं। अब तुम पश्चिम की ओर 12 डिग्री घूम जाओ। ओवर। मैंने मैप और कंपास चेक किया और अपनी दूसरी फ्यूल टैंक, जो कि मेरी आखिरी फ्यूल टैंक थी, ऑन कर दिया और प्लेन को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मोड़ दिया, इंग्लैंड की तरफ। अब मैंने सोचा कि मैं नाश्ते तक अपने घर पे होऊंगा। एक अंग्रेजी नाश्ता, और इससे क्या बढ़िया हो सकता है। सब कुछ सही जा रहा था। ये एक आसान फ्लाइट थी। पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे हो चुका था। अब तक सब कुछ अच्छा जा रहा था कि तभी मैंने बादलों को देखा। विशाल बादल, तूफानी बादल। वो बादल मुझे किसी काले पहाड़ों की तरह नजर आ रहे थे, जो बस मेरे सामने अपने बाहें खोले खड़े थे। मैं जान चुका था कि मैं इन बादलों के ऊपर से होकर नहीं गुजर सकता, और ना ही अब मेरे पास इतना फ्यूल था कि मैं उसकी उत्तर या दक्षिण दिशा से होकर गुजर जाऊं। मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए, मैंने एक पल के लिए सोचा। पर मैं अपने घर पर अपना फेवरेट नाश्ता करना चाहता था। मैंने इरादा किया कि मैं खतरा उठाऊंगा। ये सोचना था कि मैंने अपना पुराना डकोटा सीधा उस तूफान की तरफ कर दिया, और कुछ ही वक्त गुजरने की देरी थी कि मैंने खुद को उन काले पहाड़ नुमा बादलों के बीच पाया। वहां हर तरफ अंधेरा था। हर चीजें काली प्रतीत हो रही थी। प्लेन के बाहर भी कुछ दिखाई देना असंभव था। मेरा पुराना प्लेन इन काले बादलों में इधर उधर डोल रहा था। मैंने अपने प्लेन के कंपास की तरफ नजर डाली। मैं हक्का भक्का रह गया। मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। कंपास की सुई चारों दिशा में लगातार घूमे जा रही थी। मुझे समझ आ गया था कि कंपास खराब हो चुका है, और इसके साथ साथ दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी काम नहीं कर रहे थे। अब मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई जवाब नहीं मिला। रेडियो भी खराब हो चुका था।
अब मेरे पास ना रेडियो था और ना कंपास। मुझे पता भी नहीं था कि मैं अब कहाँ था। मैं इस तूफान में बुरी तरह से फंस गया था। मैंने जीने की आस छोड़ दी कि तभी काले बादलों के बीच मेरे करीब एक दूसरी एरोप्लेन नजर आई। अजीब बात यह थी कि इस प्लेन के पंखों पे कोई भी निशान नहीं थे, परंतु मैं इस प्लेन को अपने बगल में उड़ता देख रहा था। इस काले बादलों के बीच मुझे उस दूसरे प्लेन के पायलट का चेहरा नजर आ रहा था। वो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। मैं उसे नहीं जानता था, पर इस वक्त उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तभी उसने अपना हाथ हवा में उठाया और मुझे संकेत दिया, फॉलो मी। वो कह रहा था, वो मेरे पीछे आओ। मैं जानता था कि मैं रास्ता भटक चुका हूं और वो मेरी मदद करना चाहता है। अब उसने अपनी प्लेन नॉर्थ की तरफ कर ली, मेरे डकोटा के सामने। अब मेरे लिए और भी आसान था उसका पीछा करना। मैं बड़ा खुश था इस अनजान प्लेन का पीछा करके। आधे घंटे के बाद भी वो काला एरोप्लेन अभी भी मेरे सामने इन बादलों में उड़ रहा था। मैंने फ्यूल टैंक की तरफ नजर डाली। अब मेरे डकोटा में उतनी फ्यूल न था। मैं मुश्किल से 5 से 10 मिनट तक ही अपनी प्लेन को उड़ा सकता था, और ये बात ने मुझे फिर से डराना शुरू कर दिया। पर तभी वो एरोप्लेन नीचे की ओर जाने लगा। मैंने उसे देखा और अपना प्लेन भी नीचे की ओर कर दिया। अचानक मैं उन बादलों के बाहर था और मुझे 2 सीधी रोशनियां दिखाई दी। ये एक रनवे था, एक एयरपोर्ट। मैं सेफ था। मैं मुड़ा अपने उस दोस्त की तरफ जिसने मुझे उस तूफानी बादल में रास्ता दिखाई दी, परंतु मुझे कोई भी वहां नजर नहीं आया। आसमान बिल्कुल खाली था, वहां कुछ भी ना था। वो काला एरोप्लेन कहीं चला गया था। अब मैंने अपना डकोटा लैंड किया और सीधा कंट्रोल टावर की तरफ भागा। कंट्रोल टावर के अंदर गया, वहां एक महिला नजर आई। मैंने उससे सवाल किया, मैं कहाँ था और वो दूसरा प्लेन का पायलट कौन था। मुझे उसे शुक्रिया कहना है। उसने मुझे बड़े अजीब तरह से देखा और फिर हंस पड़ी। दूसरा प्लेन? हाँ, इस तूफान में वहाँ आसमान पे। आज रात किसी दूसरे प्लेन ने उड़ान नहीं भरी थी। सिर्फ तुम्हारा ही एक प्लेन था जो मुझे रेडार पे नजर आ रहा था। तब वो कौन था जिसने बिना किसी कंपास या रेडियो, टैंकों में ज़्यादा फ्यूल ना होने के बावजूद मुझे यहाँ पहुँचाने में मेरी मदद की? कौन था वो पायलट उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का जो तूफान में बिना रोशनी के उड़ान भर रहा था, जिसके वजह से आज मैं सेफ था? आखिर वो कौन था? दोस्तों, आखिर वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था? ऑथर ने इस चीज़ को राजी रखा। खैर, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारी प्रीवियस स्टोरी भोली नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।